बेसमेंट के डरावने अंधेरे में क्लार्क को दीवार में एक पतली सी दरार नजर आई जिससे रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। क्लार्क ने जैसे ही उस दीवार पर अपना हाथ रखा वो दीवार के आर पार चला गया। दीवार के उस पार एक बड़ा सा बिल्कुल वीरान कमरा था जहाँ टेढ़े मेढ़े फर्नीचर्स का ढेर जमा था। क्लार्क हैरानी से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगा। आगे और भी बड़े बड़े कमरे, हॉल और कॉरिडोर्स दिखाई दे रहे थे। ये जगह इतनी बड़ी थी कि इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। अचानक थोड़ी दूर जाते ही क्लार्क ठिठक गया। उसे जमीन पर एक मरा हुआ पक्षी नजर आया। वो उसे ध्यान से देख ही रहा था कि तभी आगे कहीं से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज की दिशा में जब वो थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा कि कॉरिडोर में इंसान जैसी आकृति खड़ी है। क्लार्क ने उसे आवाज दी लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत जुटाकर जब क्लार्क उसके करीब पहुंचा तो पता चला कि वो महज एक आदि मानव का कटआउट था। उसमें एक स्पीकर लगा था जिसमें से अलग अलग भाषाओं में एक ही बात दोहराई जा रही थी। धरती के वासियों की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। उस कटआउट से बिजली का एक तार जुड़ा था जो अंदर एक कमरे में गया था। उस कमरे में एक कैमरा भी लगा था जिसके तार एक दरवाजे के अंदर गए थे। क्लार्क ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की मगर वो अंदर से बंद था। अचानक क्लार्क की नजर दीवार के ठीक नीचे गई जहाँ एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। वहाँ एक छोटा सा कंपार्टमेंट था। उसने जब कंपार्टमेंट का दरवाजा हटाया तो उसके अंदर उसे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग में ही एक लावारिस बैग पड़ा था। जब क्लार्क ने बैग को टटोला तो उसे अंदर कुछ रिकॉर्डेड टेप्स और एक साइंटिस्ट की आईडी मिली। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इस जगह कोई रिसर्च की जा रही थी। क्लार्क ने आवाज लगाई लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्लार्क उस संकरी सुरंग के अंदर रेंगते हुए दूसरी तरफ निकल गया। सुरंग के उस पार का नजारा और भी हैरान करने वाला था। सामने एक बड़ा सा कमरा था। वहाँ फर्श पर कुछ लावारिस चप्पल जूते पड़े थे जो जमीन के नीचे अंदर धसे हुए थे। लग रहा था जैसे फ्लोर बनाने के साथ ही उन्हें वहां प्लास्टर कर दिया गया हो। सिर्फ जूते ही नहीं, वहां रखी एक कुर्सी के पाए भी फर्श के अंदर समाये हुए थे। उस कमरे के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था जिसके अंदर भी ढेर सारी टेबल कुर्सियां पड़ी थीं। क्लार्क बहुत ही हैरान था क्योंकि उसकी एक फर्नीचर की दुकान थी और इस जगह पर जो भी टेबल कुर्सियां और फर्नीचर रखे हुए थे वो सब बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो अपनी दुकान में बेचा करता था। क्लार्क उसे देख ही रहा था तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर वापस उस चौकोर सुरंग की तरफ देखा। अगले ही पल सुरंग के दूसरे छोर पर किसी ने आदि मानव के पोस्टर को जोर से फेंका। ये देख क्लार्क की रूह कांप गई। वो डर के मारे कमरे के दूसरे रास्ते से बेतहाशा भागने लगा। भागते भागते वो घूम फिरकर दोबारा उसी दीवार के पास पहुंचा जो उसकी दुकान के बेसमेंट से जुड़ी थी। क्लार्क फौरन दीवार से आर पार निकलकर वापस अपनी दुकान के बेसमेंट में पहुंच गया। क्लार्क ने जो अभी अभी देखा था उसे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगली सुबह वो अपनी साइकेट्रिस्ट मैरी के पास पहुंचा। उसने अपना आंखों देखा हाल उसे कह सुनाया लेकिन मैरी को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो समझ रही थी कि ये सब उसका दिमागी वहम है क्योंकि क्लार्क अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ झेल रहा था। उसका सपना आर्किटेक्ट बनने का था जो वो बन नहीं पाया। वो फर्नीचर की दुकान चलाता था। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था। अपनी इन्हीं आदतों की वजह से वो दुनिया में अकेला रह गया। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने भी उसे घर से निकाल दिया था। अपनी इसी दिमागी जद्दोजहद से बचने के लिए वो मैरी से अपना इलाज करवा रहा था। वो जानता था कि इस दुनिया में मैरी ही है जो उसे समझ सकती है, इसलिए वो उसे बेसमेंट में घटी सारी बात बताने आया था। सब कुछ जानने के बाद मैरी ने उससे पूछा क्या वहाँ पर कोई इंसान था। इस पर क्लार्क ने जवाब दिया कि उसे वहाँ किसी की आहट तो जरूर सुनाई दी थी पर वो किसी को देख नहीं पाया। क्लार्क ने उस जगह का एक नक्शा भी बनाया था जिसे उसने मैरी के सामने रख दिया। नक्शा देखने के बाद मैरी ने क्लार्क से पूछा कि उसने पिछली रात कहीं शराब तो नहीं पी थी। मैरी के सवाल से क्लार्क समझ गया कि मैरी उसे पागल समझ रही है। क्लार्क को जोरों का गुस्सा आया और वो वहाँ से उठकर चल दिया। जाते जाते उसने मैरी से कहा कि वो बहुत जल्द उस जगह का पक्का सबूत लेकर आएगा और तब मैरी को अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगनी पड़ेगी। वहां से निकलकर क्लार्क सीधा अपनी असिस्टेंट मैनेजर कैट और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी के पास पहुंचा। उसने उन दोनों को अगले दिन ऑफिस में कैमरा लेकर आने के लिए कहा और उन्हें इस काम के लिए दोगुनी पगार देने का लालच भी दिया। अगले दिन कैट और बॉबी कैमरा और बाकी जरूरी साजो सामान लेकर दुकान पर पहुंच गए। बॉबी ने तुरंत अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। क्लार्क ने उस पार जाने वाले रास्ते पर पहले से एक दरवाजे के आकार का निशान बना दिया था। बिना वक्त बर्बाद किए वो उस निशान के आर पार चला गया। ये नजारा देखकर कैट की डर के मारे हालत खराब हो गई लेकिन बॉबी इस अजीबोगरीब चीज को देखकर काफी एक्साइटेड हुआ और वो भी तुरंत उस दीवार के पार चला गया। अब कैट अकेली पड़ गई थी इसलिए मजबूरी में उसे भी उनके पीछे पीछे उस तरफ जाना पड़ा। अंदर का नजारा देखकर कैट और बॉबी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तीनों सावधानी से आगे बढ़ते हुए एक अनजान कमरे में पहुंचे। उस कमरे से नीचे की तरफ एक गहरी सुरंग
सुरंग जा रही थी जो सीधा एक कपड़े धोने वाली जगह यानी लॉन्ड्री में खुलती थी। क्लार्क ने बॉबी को नीचे जाकर देखने के लिए कहा। उसने सुरक्षा के लिए बॉबी की कमर में एक मजबूत रस्सी बांध दी। रस्सी के सहारे बॉबी धीरे धीरे उस सुरंग से नीचे उतर गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि नीचे चारों तरफ सिर्फ गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था और वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। उसने वहां पर एक टी शर्ट भी देखी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने कुछ दिनों पहले ही पहनी थी। वो उस विशाल हॉल में थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी उसे अंधेरे कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया। ये देखकर उसके होश उड़ गए और वो उल्टे पांव वापस भागने लगा। ऊपर खड़े क्लार्क और कैट ने भी तुरंत रस्सी खींची जिसके सहारे बॉबी कुछ ही देर में ऊपर आ गया। ऊपर पहुंचकर बॉबी घबराते हुए अपनी कमर से बंधी रस्सी खोल ही रहा था कि तभी सुरंग के अंदर से लटकी रस्सी का निचला हिस्सा किसी ने खींचना शुरू कर दिया। क्लार्क और कैट ने रस्सी पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन वो बॉबी को रोक नहीं पाए और वो अंदर जा गिरा। कैट और क्लार्क को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, पर तभी दूसरा हादसा भी हो गया। दरअसल रस्सी का दूसरा सिरा पास ही रखे एक भारी बेड से बंधा था जो झटके की वजह से खिसकता हुआ सीधा कैट और क्लार्क से आ टकराया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो दोनों ही उस गहरी सुरंग में जा गिरे। नीचे का नजारा बेहद खौफनाक था। वहां चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। बॉबी की मौत हो चुकी थी और कोई उसकी लाश को घसीट कर दीवार में बनी एक सुरंग के अंदर ले गया। ये देखकर कैट की रूह कांप गई। वो बॉबी को बचाने के लिए दूसरा रास्ता तलाशने लगी, पर दूसरे रास्ते पर जाते ही पूरे हॉल में कैट की दर्दनाक चीख गूंज उठी। शायद वो भी उस चीज का शिकार हो चुकी थी जिसका शिकार बॉबी हुआ था। ये खौफनाक मंजर देखकर क्लार्क का दिल दहल गया। अपनी जान बचाने के लिए वो उस हॉल में बने एक बेहद पतले रास्ते की तरफ बेतहाशा भागा। दौड़ते हुए वो एक ऐसे कमरे में जाकर रुका जहां घुप अंधेरा था और वहां एक क्रिसमस ट्री रखा हुआ था। तभी पेड़ के पीछे से एक डरावनी औरत बड़ी ही अजीब तरीके से चलते हुए निकली और क्लार्क के पीछे दौड़ पड़ी। वो औरत बेहद भयानक आवाजें निकाल रही थी। अपनी जान बचाने के लिए क्लार्क वहां से भाग खड़ा हुआ और पुल वाले एरिया में जा पहुंचा। अचानक वहां कैट की आवाज गूंजी। क्लार्क ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा वहीं एक टेबल पर रख दिया। कैट उसे दरवाजा खोलकर अंदर आने देने के लिए कह रही थी। कैट का कहना था कि जहां वो फंसी हुई है वहां कांच की दीवार है जिससे वो क्लार्क को देख सकती है, लेकिन क्लार्क को अपने सामने केवल एक ठोस दीवार दिखाई दे रही थी। क्लार्क कैट तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढ ही रहा था कि तभी कैट चिल्लाई, क्लार्क पीछे देखो। क्लार्क के पीछे कोई साया उसका कैमरा पकड़े खड़ा था। क्लार्क पीछे मुड़ा और अगले ही पल चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद असली दुनिया में मैरी के फोन पर क्लार्क का एक वॉइस मैसेज आया। मैसेज में क्लार्क ने कहा था कि उसने वो दरवाजा खोल लिया है और अब उसे शांति मिल चुकी है, इसलिए वो अब वापस नहीं लौटेगा। ये मैसेज सुनकर मैरी बुरी तरह घबरा गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं क्लार्क ने अपनी दिमागी उलझन में खुद को कोई नुकसान न पहुंचा लिया हो। इसी घबराहट में वो तुरंत क्लार्क के दुकान पहुंची। उसने पाया कि वो दुकान कई दिनों से बेरान पड़ी हुई है। अंदर पहुंचने के बाद मैरी क्लार्क को ढूंढने लगी। इसी दौरान वो बेसमेंट में चली गई। बेसमेंट में दाखिल होते ही उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर बिल्कुल वही अजीबोगरीब नक्शा बना हुआ था जो क्लार्क ने मैरी को दिखाया था। ठीक सामने वाली दीवार पर एक दरवाजे के आकार का निशान बना हुआ था। ये देखकर मैरी के दिमाग में क्लार्क की कही हर एक बात गूंजने लगी। उसने अपने कांपते हाथों को जैसे ही दीवार पर रखा, उसके होश उड़ गए। उसके हाथ भी बड़ी आसानी से उस ठोस दीवार के आर पार चले गए थे। मैरी भी उस रहस्यमयी दीवार के पार चली गई। उस पार की दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी क्लार्क ने खौफजदा होकर बयान की थी। मैरी क्लार्क को ढूंढते हुए उस डरावनी और अनजानी दुनिया में भटकते हुए काफी अंदर तक चली गई। तभी उसकी नजर एक पुरानी दीवार पर पड़ी जिस पर कुछ अजीब और भयानक पेंटिंग्स बनी हुई थी। उनमें से एक पेंटिंग इतनी खतरनाक और खौफनाक थी कि उसे देखकर मैरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें एक विशाल राक्षस ने किसी इंसान को अपने हाथों में उठा रखा था। अचानक मैरी को महसूस हुआ कि कोई अंधेरे में दीवार की ओर से छुपकर उसे देख रहा है। उसने अंदाजा लगाकर क्लार्क का नाम पुकारा। जवाब में क्लार्क की आवाज गूंजी, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। इसके बाद क्लार्क निकलकर मैरी के सामने आया। मैरी के कुछ पूछने से पहले ही वहां किसी के भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। क्लार्क ने मैरी को शांत रहने का इशारा किया। उस वक्त क्लार्क के चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उनके करीब आ रही थी। वो अचानक मैरी के पीछे गया और पूरी ताकत से उसका गला दबोच लिया। दम घुटने की वजह से मैरी वहीं बेहोश हो गई। जब मैरी को होश आया तो उसने खुद को एक डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसके ठीक सामने क्लार्क बैठा था और बगल में एक अनजान शख्स मौजूद था। उस शख्स का चेहरा बिगड़ा हुआ था। मैरी ने नजर घुमाई तो पीछे एक बौना आदमी बैठा था और कोने में एक औरत भी खड़ी थी। ये वही औरत थी जिसने पहली बार क्लार्क को देखने पर उस पर हमला किया था। उन दोनों के चेहरे भी बुरी तरह बिगड़े हुए और डरावने लग रहे थे। ये सब देखकर मैरी ने घबरा कर पूछा, ये सभी कौन है क्लार्क? क्लार्क ने बताया,
इस रहस्यमय जगह ने ही इन सबको बनाया है। ये लोग कोई असली इंसान नहीं है, बल्कि इस जगह द्वारा बनाए गए इंसानों की नकल है। ये जगह हमारे दिमाग की तरह काम करती है। जिस तरह हम किसी इंसान को या किसी दृश्य को देखते हैं तो वो हमारी यादों में बस जाता है, ठीक वैसे ही ये जगह भी यहाँ आने वाले लोगों की यादों को सोख कर उनकी शख्सियत को, उनकी यादों की कॉपीज बनाती है। लेकिन ये सब टेढ़े मेढ़े लोग इसकी कमजोर याददाश्त का नतीजा है। जैसे कि जब हम इंसान किसी पुरानी घटना या चेहरे को याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग हूबहू वैसी ही तस्वीर नहीं बना पाता। यादें हमेशा थोड़ा धुंधली और अधूरी होती हैं। वैसे ही ये जगह इंसान का जितना हिस्सा याद रख पाती है उतनी ही टेढ़ी मेढ़ी और विकृत आकृति खड़ी कर देती हैं। इसी वजह से इन सब के चेहरे बिगड़े हुए हैं और यहाँ मौजूद कई चीजें भी टेढ़ी मेढ़ी या फिर जमीन में धसी हुई दिखाई दे रही हैं। क्लार्क ने पीछे खड़ी लाल बालों वाली औरत की ओर इशारा करते हुए समझाया, जैसा कि इस औरत को देखो, ये मेरी बीवी की कॉपी है। मेरी बीवी असल दुनिया में अभी भी मौजूद है, लेकिन इस जगह ने उसे मेरी यादों में देखा होगा, पर खराब याददाश्त के कारण उसने उसकी बदसूरत कॉपी बना दी। ये जानकर मैरी हैरान रह गई। क्लार्क ने आगे बताया, मेरा मानना है कि ये नकली लोग कुछ मामलों में असली से भी बेहतर हैं। उनके अंदर ना कोई गुस्सा था, ना जलन, ना खुशी, ना दुख और ना कोई डर। इतना कहकर उसने डाइनिंग टेबल पर बैठे उस शख्स की गर्दन में चाकू घोंप दिया और आगे कहा, इन्हें दर्द भी नहीं होता और सबसे अच्छी बात कि हम इन्हें खा भी सकते हैं। इसके बाद क्लार्क ने उस शख्स के पेट का एक बड़ा सा हिस्सा नोच कर निकाल लिया और खुद के साथ साथ मैरी को भी परोस दिया। उस शख्स के शरीर से निकला हुआ वो हिस्सा बिल्कुल सफेद रुई जैसा दिखाई दे रहा था। तभी क्लार्क अपनी जगह से उठा और उसने वहां रखा फ्रिज खोला। फ्रिज के अंदर का नजारा देखकर मैरी की रूह कांप गई। वहां कैट का कटा हुआ सिर रखा था, वही कैट जो क्लार्क की असिस्टेंट मैनेजर थी। क्लार्क ने उसे मारकर फ्रिज में डाल दिया था। उसने कहा, मैंने इसकी मदद करने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं मानी। दरअसल क्लार्क पहले से ही अपने पागलपन में इस जगह को अपना साम्राज्य मान बैठा था। वो चाहता था कि कैट भी इस जगह को अपना ले और उसके पागलपन में उसका साथ दे। जब कैट ने घबराकर मना किया और वहां से भागने या विरोध करने की कोशिश की तो क्लार्क ने खुद ही गुस्से और सनक में आकर कैट की हत्या कर दी थी और उसे खा भी लिया था। यह हैवानियत देखकर मैरी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने रोते हुए क्लार्क से मिन्नतें की कि वो उसे आजाद कर दे। वो उसकी हर बात सुनने और उससे बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन क्लार्क पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। क्लार्क ने पीछे खड़ी उस अजीब औरत के सिर से चमड़ी समेत बाल उखाड़ लिए और उन्हें मैरी के सिर पर रख दिया ताकि वो उसकी बीवी की तरह लगे। इसके बाद क्लार्क ने किसी सनकी की तरह मैरी से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी का रोल प्ले करो और मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्लार्क के इस हरकत से मैरी का सब्र का बांध टूट गया और वो उस पर चिल्ला पड़ी, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ बेवकूफ। और जानते हो, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें तुम्हारे चिल्लाने या तुम्हारी शराब पीने की लत से तंग आकर नहीं छोड़ा था, बल्कि उसने तुम्हें तुम्हारी हर वक्त नाखुश रहने की आदत की वजह से छोड़ा। तुम हर चीज के लिए सिर्फ दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हो। तुम ज्यादा पीते हो, इसका दोष तुमने अपने काम को दिया। तुम अपने काम को पसंद नहीं करते तो तुमने पूरी दुनिया को दोष दिया। तुम घर से निकाले गए तो तुमने अपनी बीवी को दोष दिया। तुमने मुझ पर हमला किया और मुझे बंधक बना लिया और अब इसका दोष तुम अपने दिमाग को दोगे, जबकि सारा किया धरा तुम्हारा ही है। मैरी की इन कड़वी लेकिन सच्ची बातों ने क्लार्क को अंदर तक झकझोर दिया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मायूस होकर मैरी से कहा, मैं क्या करूं? मैंने काफी कोशिश की पर खुद को नहीं बदल पाया। शायद मैं बदलना ही नहीं चाहता। मुझे लगता है सबसे दूर मेरा यहीं रहना ठीक है। यह सुनकर मैरी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, फिर तुम यहीं रहो, पर मुझे अब जाने दो। क्लार्क अब शांत हो गया। वो चाकू से मैरी के हाथों से बंधी रस्सियां काटकर उसे आजाद करने लगा। तभी अचानक बाहर से चीखने की खौफनाक आवाज गूंज उठी। इससे पहले कि क्लार्क और मैरी कुछ समझ पाते, कमरे के दरवाजे से एक दानवीय आकार का प्राणी अंदर आया। वो किसी समुद्री लुटेरे की तरह नजर आ रहा था और उसकी शक्ल कुछ हद तक क्लार्क से मिल रही थी। उसे देखकर मैरी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन क्लार्क अपने उस हमशक्ल को पहचानता था। दरअसल ये पायरेट असल में क्लार्क का सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद उसकी बुरी आदतें, उसके बुरे अनुभव और गुस्से का ही एक रूप था, जिसे इस जगह ने एक पायरेट के रूप में प्रकट कर दिया था। उसे पायरेट का रूप इसलिए दिया गया क्योंकि क्लार्क ने हाल ही में अपनी दुकान के लिए एक एडवर्टाइजमेंट वीडियो बनाया था जिसमें उसने पायरेट का रोल किया था, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट के दौरान वो गिर पड़ा, जिस वजह से वो बहुत शर्मिंदा हुआ। वही यादें उसके दिमाग में बसी हुई थी जिसे इस जगह ने बाहर ला दिया। क्लार्क को डर था कि खूंखार पायरेट क्लार्क मैरी पर हमला न कर दे, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने मैरी की तरफ इशारा करते हुए उस पायरेट से कहा, देखो ये मैरी है, ये हमारी थेरेपिस्ट है। इसने कहा है कि हमें बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस खूंखार पायरेट पर क्लार्क की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर क्लार्क को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। इससे पहले कि क्लार्क कुछ कर पाता, पायरेट ने अपने दांत क्लार्क की गर्दन में गड़ा दिए और उसे बेरहमी से मार डाला।
अपने सामने क्लार्क को इस खौफनाक तरीके से मरता देख मैरी ने फुर्ती से अपने हाथ रस्सियों से छुड़ाए और अपनी जान बचाकर उस कमरे से बाहर भाग निकली। क्लार्क को मौत के घाट उतारने के बाद वो खूनी पायरेट अब मैरी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। जान बचाकर भागने की इस जद्दोजहद में मैरी के पैर में चोट आ गई, लेकिन वो रुकी नहीं। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही थी, पर उस जगह के बीच का हिस्सा पूरी तरह खाली था और नीचे झांकने पर बैक रूम के अनगिनत तल्ले दिखाई दे रहे थे जिनका कोई अंत नहीं था। मैरी ने अपनी हिम्मत जुटाई और किसी तरह उस सीढ़ी पर चढ़ गई। उसने छत में लगे दरवाजे को खोला और बाहर निकल आई। वो आखिरकार वापस असली दुनिया में पहुंच चुकी थी। वो अभी क्लार्क के दुकान के बेसमेंट में ही थी। सीढ़ी के रास्ते भागकर वो क्लार्क की दुकान में आ पहुंची, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पायरेट क्लार्क भी उसका पीछा करते हुए बेसमेंट से ऊपर दुकान में आ चुका था। मैरी ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दुकान से बाहर जाने का दरवाजा बंद था। वो वहां फंस चुकी थी और खूंखार पायरेट क्लार्क धीरे धीरे उसके करीब आते जा रहा था। खतरे को एकदम करीब देखकर मैरी ने अपनी जान बचाने के लिए पास रखा एक भारी लकड़ी का स्टैंड उठा लिया। जैसे ही पायरेट क्लार्क उस पर हमला करने के लिए उसके नजदीक आया, मैरी ने पूरी ताकत से वो स्टैंड उसके लकड़ी वाले पैर पे दे मारा। वार इतना जोरदार था कि पायरेट क्लार्क का लकड़ी का पैर झटके से टूट गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैरी ने फिर अपनी बची कुछ हिम्मत जुटाई और वहां से उठकर भागने लगी। भागते हुए अचानक उसकी नजर आसपास पड़ी। उसने देखा वहां चारों तरफ गैस सिलेंडर्स और कैमरे लगे हुए थे। भागते भागते कुछ दूर सामने दीवार में एक पतला सा गैप दिखाई दिया जहां से होकर भागा जा सकता था, पर तभी उन सिलेंडर से निकल रही गैस का असर मैरी पर होने लगा और उसे बेहोशी छाने लगी। लड़खड़ाते हुए मैरी जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने नजर उठाई तो देखा खूंखार पायरेट क्लार्क बिल्कुल उसके ऊपर आ चुका था। मौत को इतने करीब देखकर मैरी ने हिम्मत दिखाई। उसने तुरंत अपने पॉकेट से एक पत्थर निकाला। इस पत्थर पर मैरी की मां के हाथ के निशान थे, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। मैरी ने उस पत्थर से उस पायरेट पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस हमले से पायरेट का सिर अच्छा खासा घायल हो गया और खून बहने लगा, जिसके बाद मैरी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। वो भागकर दीवार के उस पतले से गैप में घुस गई। वो गैप इतना संकरा था कि लंबा चौड़ा पायरेट क्लार्क अंदर नहीं घुस पाया। मैरी उस गैप से होते हुए आगे बढ़ी, तभी सामने उसे सेफ्टी सूट पहने कुछ लोग नजर आए जिनके हाथों में गैस सिलेंडर थे और वो मैरी के ऊपर गैस ब्लो करने लगे। मैरी किसी तरह वहां से बाहर आ गई। उन सूट पहने लोगों ने मैरी को बहुत ध्यान से देखा। उनकी आपस की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वे मैरी को कोई इंसान नहीं बल्कि बैक रूम्स का कोई अजीब जीव समझ रहे थे। गैस के गहरे असर की वजह से मैरी अब पूरी तरह अपना होश खो चुकी थी। वो सूट पहने लोग बेहोश मैरी को लेकर एक ऐसी जगह गए जहां बहुत सारे वैज्ञानिक मौजूद थे। वैज्ञानिकों ने तुरंत मैरी को अपने कब्जे में लिया और उसका पूरा बॉडी स्कैन किया, लेकिन स्कैन में मैरी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल निकली। इसके बाद मैरी को एक बंद कमरे में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद फिल नाम का एक डॉक्टर उस कमरे में आया। मैरी ने जब उस जगह के बारे में पूछा तो फिल ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, जिस जगह से तुम लौट कर आई हो उसे हम बैक रूम्स कहते हैं। ये एक ऐसा डायमेंशन है जो हमारी समझ से परे है। दरअसल हमारी कंपनी पहले MRI मशीन बनाती थी, पर रिसर्च के दौरान हमारे साइंटिस्ट ने गलती से उस डायमेंशन का दरवाजा खोल दिया और तब से हम लोग उस दूसरे डायमेंशन पर रिसर्च कर रहे हैं। हम उस दुनिया को समझने की और वहाँ किस तरह के जीव रहते हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बैक रूम के दरवाजे अब हर जगह खुलते जा रहे हैं। हम इसे रोकना नहीं चाहते बल्कि इसे समझना चाहते हैं ताकि भविष्य में इंसानों को वहाँ बसाया जा सके। अब तुमने बैक रूम में जो कुछ भी देखा या जाना वो हमें बता। लेकिन मैरी ने कुछ भी नहीं बताया। उसने उल्टे फिल से पूछा, मेरे साथ तुम लोग क्या करने वाले हो? फिल ने कहा, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। यह फैसला हमारी कंपनी ए सिंह के हाथों में है। ये सब सुनकर मैरी अच्छी तरह से समझ गई कि वो अब एक बहुत बड़ी ट्रैप में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने बैक रूम्स को अपनी आंखों से देख लिया था, जिसे इस कंपनी ने सालों से राज रखा था। इसलिए अब यह कंपनी उसे वापस नहीं छोड़ने वाली थी। और दूसरी तरफ बैक रूम्स में मैरी की यादों ने भी आकार ले लिया था और उसके अंदर मैरी की भी एक टेढ़ी मेढ़ी कॉपी बनकर तैयार हो गई थी। अब मैरी भी इस अंतहीन बैक रूम्स का हमेशा के लिए हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, हम सब में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। ऐसी आदतें हमें आगे बढ़ने नहीं देती बल्कि हमें एक ही जैसे हालात में फंसा कर रखती हैं। हम हमेशा एक ही तरीके से अपनी समस्याएं हल करने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि इस बार नतीजा अलग होगा, लेकिन नतीजा वही निकलता है क्योंकि हम अपना तरीका नहीं बदलते। यही वजह है कि लोग बार बार एक जैसे रिश्तों में फंसते हैं, एक जैसी गलतियां करते हैं या एक जैसी परेशानियों में लौट आते हैं। इसकी वजह यह है कि बचपन में हमारा दिमाग मुश्किलों, डर या दिल दुखाने वाली बातों से खुद को बचाने के लिए कुछ आदतें बना लेता है। उस वक्त तो हमें लगता है कि आदतें हमारी हिफाजत कर रही हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हमारी यही आदतें हमें अच्छे रिश्ते बनाने और आगे बढ़ने से रोकने लगती हैं। जो आदतें कभी हमारा हिफाजत करती थी, बड़े होने पर वही हमारी बर्बादी का कारण बन जाती है। जैसे कि फिल्म में क्लार्क अपनी जिम्मेदारियों से भागता था और अपनी नाकामियों का दोष हमेशा दूसरों पर मढ़ने की उसकी बुरी आदत थी। वो अपनी आदतें छोड़ना ही नहीं चाह रहा था क्योंकि उसे यही तरीका आसान लगता था, पर वो अपनी इन्हीं आदतों की वजह से जिंदगी में हर तरह से हार रहा था और अकेला रह गया था। इसके बावजूद
बावजूद वो अपनी हार का दोष हमेशा दूसरों के सिर पर मढ़कर खुद को बेचारा साबित करने में लगा रहता था। लेकिन बुरी आदतें शैतान की तरह होती हैं, जो हमेशा हमें बांध कर रखना चाहती हैं। जैसे बैकरूम के अंदर क्लार्क की बुरी आदतों ने शैतान पायलट का रूप ले लिया, और जब क्लार्क के मन में बदलने का थोड़ा सा भी ख्याल आया, उस शैतान ने क्लार्क को ही खत्म कर दिया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी बुरी आदतों को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसी आदतें आसान तो लगती हैं लेकिन खतरनाक होती हैं। हमारा दिमाग हमेशा पुराने और जाने पहचाने रास्तों पर ही चलना चाहता है, क्योंकि वहां उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपको अपनी मंजिल बदलनी है तो आपको अपना रास्ता भी बदलना ही पड़ेगा। दोस्तों, हो सकता है कि हमारी अगली वीडियो आप तक ना पहुंचे, क्योंकि YouTube हमारी नई वीडियो सभी सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंचा रहा। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी शानदार कहानी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।